नमस्कार। दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः आज स्वागत। अपने साइकोलॉजी में जो पहला टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने, उस पहले टॉपिक में अपन कुछ बिंदु पढ़ चुके हैं और उससे जुड़े हुए अगले जो बिंदु हैं उनका अध्ययन आज करने जा रहे हैं। उनको पढ़ने से पहले अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, संक्षिप्त में उनको 2 या 3 मिनट अपन रिवाइज करेंगे और उसके बाद में टॉपिक को लगातार कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए साथियों, आपने पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया था शिक्षा मनोविज्ञान में और मनोविज्ञान में, उसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति और महत्व। उस अर्थ, प्रकृति और महत्व के अंतर्गत शब्दों को समझते हुए अपन शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान शब्द को विस्तार से समझ रहे थे। उसमें अपन ने अभी तक जो समझा उसकी बात अपन यहाँ पर करते हैं। टॉपिक चल रहा था अपने शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय। जो अपना शिक्षण विषय है वह है शिक्षा मनोविज्ञान। अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है, इसका पहला टॉपिक की 2 क्लास अपन हो चुकी है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि इस सब्जेक्ट में इसको समझने के लिए 3 शब्द समझने पड़ते हैं। सबसे पहला जो शब्द इसमें अपने यहाँ पर पढ़ा था अपन ने, वह है शिक्षा शब्द। शिक्षा शब्द के बाद में जो शब्द अपन ने पढ़ रहे थे अपन जिसको, वह है मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान के बाद में इस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ मनोविज्ञान, इन दोनों शब्दों को मिलाने से जो शब्द बनता है तीसरा शब्द, वो आ जाता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, इन तीनों शब्दों का अर्थ, प्रकृति और महत्व, इनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। पहला जो शब्द है, इस पहले शब्द शिक्षा के बारे में विस्तार से मैं आपको समझा चुका। पूरी एक क्लास में अपन ने शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसमें केवल शिक्षा शब्द को पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसको अपन यहाँ पर समझते हैं। देखिए, पहली क्लास में अपन ने शिक्षा मनोविज्ञान में इस शिक्षा शब्द के बारे में अध्ययन किया। शिक्षा शब्द सामने दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना और इस शिक्षा का वास्तविक जो अर्थ होता है वो होता है प्रकाशित करना। किसको प्रकाशित करना? ज्ञान को प्रकाशित करना। किसके माध्यम से प्रकाशित करना? विद्या के माध्यम से प्रकाशित करना। विद्या का अर्थ होता है जानना या प्राप्त करना। किसको जानना? ज्ञान को जानना। ज्ञान कहाँ उपस्थित रहता है? इस मस्तिष्क में उपस्थित ज्ञान पहले से ही रहता है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ हृदय से निकलने वाले भाव, जिनको संवेग बोलते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। और बुद्धि और संवेग का जो तालमेल होता है उसको विवेक कहते हैं। और विवेक का अर्थ सोचने समझने की क्षमता होती है। शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन कौन से शब्द से विकसित हुआ? एडुकेटम से विकसित हुआ। एडुकेटम कितने शब्दों से मिलकर बना? 2 शब्दों से, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ क्या होता है? अंदर से। ड्यूको का अर्थ क्या होता है? बाहर निकालना। अंदर से बाहर किसको निकालना? ज्ञान को निकालना। अर्थात एजुकेशन का अर्थ हुआ अंदर से ज्ञान को बाहर निकालना। इसी एजुकेशन के 2 समानार्थी शब्द होते हैं, एडुकेयर और एडुशियर, जिनका क्रमशः अर्थ होता है बाहर निकालना और आगे बढ़ाना। ये बात की थी अपन ने शिक्षा शब्द के अर्थ की। इसके आगे जो पढ़ा था अपन ने, वो पढ़ा था शिक्षा के प्रकार, उद्देश्य एवं परिस्थितियों के आधार पर 3: औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। इसमें 2 बिंदुओं पर अपन ने अर्थ स्पष्ट किया था। एक तो उद्देश्य और परिस्थिति, अर्थात ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य और परिस्थिति दोनों ही निश्चित होती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ये जो शिक्षा होती है इसको 2 भागों में बांट देते हैं, एकेडमिक शिक्षा और प्रोफेशनल एजुकेशन। 2 प्रकार की होती है। ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य और परिस्थिति दोनों ही निश्चित नहीं होती है, कहीं से भी किसी से भी शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, परिवार से या फिर मित्रों से या पड़ोस से या समाज से। उस शिक्षा को क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। और ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य तो निश्चित है लेकिन परिस्थिति अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है, उसे निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। वर्तमान समय में जिस शिक्षा का सर्वाधिक विस्तार हो रहा है वह निरौपचारिक शिक्षा देखने को अपने को मिल रही है। फिर इसके बाद में अपन ने अगला जो बिंदु पढ़ा था वो पढ़ा था, इसमें शिक्षा के घटक 3 होते हैं: शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम।
अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा का वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो आंसर देना है आपको विद्यार्थी। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा का प्राचीन समय में महत्वपूर्ण घटक कौन था, तो वहां पर आंसर देना होगा आपको शिक्षक। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रश्न जो है वो लगभग एक जैसे लगते हैं देखने में, लेकिन उनमें कुछ शब्द अलग जोड़ दिए जाते हैं या अलग प्रकार से प्रश्न जो होते हैं उनको पूछा जाता है, तो प्रश्न क्या है उसकी आंसर पूरा का पूरा ही चेंज हो जाता है। तो आपको विशेष रूप से थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि एमसीक्यू में जो प्रश्न दे रखा है उस प्रश्न को आगामी परीक्षा में थोड़ा बहुत परिवर्तित करके भी पूछा जा सकता है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि प्राचीन काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण घटक कौन था, शिक्षक। वर्तमान समय में कौन है, विद्यार्थी, क्योंकि बालक को मद्देनजर रखते हुए ही सारी योजनाएं बनाई जाती है और महत्वपूर्ण घटक किसको माना जाता है, बालक को। 3 घटक कौन कौन से हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। अब प्रश्न अंदर से आ गया, प्रश्न पूछा गया कि पाठ्यक्रम जो है इस पाठ्यक्रम के अलावा इसके अंतर्गत किस किस को शामिल करेंगे, तो पाठ्यक्रम में जितनी भी शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं वो इसमें आ जाती है। और शिक्षा के चर कितने होते हैं, 3, एक तो स्वतंत्र, एक अधीनस्थ और एक मध्यस्थ। यहाँ दे रखा है शिक्षक स्वतंत्र होता है और विद्यार्थी अधीनस्थ होता है और पाठ्यक्रम मध्यस्थ होता है। इसके आगे की बात करें अपन, तो अपन पढ़ रहे थे, दूसरा शब्द आ गया यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान में। शिक्षा शब्द को पढ़ने के बाद मनोविज्ञान को अपन ने स्टार्ट किया था। इससे अगली वाली क्लास जो थी, लास्ट क्लास, उसमें इसी को पढ़ा था। तो इसका दौरान करते हैं। आप जिन्होंने उस क्लास को नहीं देखा, एक बार उस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान की एक खास बात ये होती है कि कंटिन्यू क्लास से आप जब जुड़ोगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से आप आंसर टीप लोगे। और अगर मान लो आप बीच में से क्लास देखते हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए मैं बार बार आपको जोर दे रहा हूँ, विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को जो इसी क्लास से जुड़े हैं। तो पिछली जो क्लासें हैं वो ज़्यादा लंबी नहीं हैं, एक 25 मिनट की, एक 45 मिनट की है, तो उनको ज़रूर देखें आप। फिर उसके बाद में इस क्लास को देखोगे तो निश्चित रूप से आपके पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपके 99% क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर क्लियर हो जाएंगे। निश्चित रूप से आप आंसर टीपना सीख जाओगे, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आंसर कैसे टीपना है वो आपको हम यहाँ पर सिखाएंगे। तो आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं। बिंदु लिखा हुआ है मनोविज्ञान। देखो, मनोविज्ञान में अपन ने मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ा था, बहुत साधारण सा प्रश्न। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, मन का विज्ञान। और मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या होगा, व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा। लोगस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन, विवेचना या विज्ञान। अर्थात साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, आत्मा का विज्ञान। और साइकोलॉजी का वास्तविक अर्थ क्या हुआ, व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। अगर आप दूसरों के व्यवहार को समझ रहे हो, उनकी जो अनुभूति है वो क्या महसूस कर रहे हैं उसको आप समझ रहे हो, इसका मतलब है कि आपका मनोविज्ञान बहुत अच्छा है। और अगर आप किसी की भावना को, किसी के विचारों को, किसी की अनुभूति को नहीं समझ पा रहे हो, इसका अर्थ ये है कि आपका मनोविज्ञान अच्छा नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके आगे पढ़ा था अपन ने कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति क्यों हुई साहब। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं कौन हूँ। अर्थात अपने आप को जानने के लिए जिस सब्जेक्ट का उदय हुआ उसे कहा जाता है दर्शन शास्त्र। दर्शन का मतलब क्या होता है, देखना। किससे देखना, ज्ञान रूपी आंखों से देखना। और पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के 3 आंखें होती है और इन 3 आंखों में से 2 चक्षु जो होते हैं उससे पूरे भौतिक संसार को अपन देखते हैं। लेकिन आपको अगर व्यक्ति को अंदर से देखना है, संसार को, इंद्रियां होती है उनके द्वारा, तो दोनों आंखें आपको ज्ञान करवाती है। इन दोनों आंखों से, इंद्रियों के माध्यम से संसार का ज्ञान होता है। और तीसरी जो आंख होती है वो ज्ञान होती है। और कहा गया है ज्ञान मनुष्य तृतीयम नेत्रम, अर्थात तीसरी आंख के द्वारा देखना क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है, जिसको दर्शन शास्त्र बोलते हैं। और इस दर्शन शास्त्र के अंतर्गत परमात्मा, आत्मा, मन आदि का अध्ययन किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, आप देखना उसमें विस्तार से पढ़ाया था कि एक ऐसा सुपर पावर जिसके द्वारा समस्त संसार की रचना हुई, इसको परमात्मा कहा गया। अलग अलग धर्मों में उसको अलग अलग नाम दिया गया। और
ये जो परमात्मा है इसका एक पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं अपन आत्मा बोलते हैं। अर्थात कहा जाए तो अपन सब क्या है, आत्माएं हैं जो एक शरीर में निवास कर रही है जिसको अपना मकान कहा जाता है। और आत्मा एक निश्चित समय के लिए किस में आकर निवास करती है, इस शरीर में निवास करती है। और शरीर का निर्माण किससे हुआ है, पंच तत्वों से हुआ है। ये जो शरीर है, इस शरीर और आत्मा के मध्यस्थता करने वाला जो एक सॉफ्टवेयर होता है उसको मन कहा जाता है। और ये जो मन होता है ये एक तरह से प्रधानमंत्री होता है, और मन के अंडर में जो मंत्री होते हैं उसमें ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां होती है। और ये सारा का सारा जो अर्थ अपन ने पढ़ा इसको क्या कहा जाता है, दर्शन शास्त्र कहा जाता है। और इसी दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन किया गया था स्टार्टिंग में। और फिर मनोविज्ञान इस दर्शन शास्त्र से अलग हुआ और अलग अलग समय में उसके अलग अलग स्वरूप देखे गए, उसको अपन यहाँ पर समझते हैं। तो देखो, मनोविज्ञान का विकास प्राचीन काल से यूनानियों के द्वारा दर्शन शास्त्र के साथ किया गया था। अरस्तु नाम का विद्वान था, उसने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का बहुत अधिक प्रयास किया। अतः प्राचीन काल में मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। यहाँ पर अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मनोविज्ञान के विकास के कालखंड को दो भागों में बांटते हैं। एक तो कौन सा, पूर्व वैज्ञानिक काल, और एक कौन सा, वैज्ञानिक काल। तो पहला प्रश्न आपकी ये बनेगा, ये जो मैटर आप देख रहे हो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो किताब प्रकाशित की जाती है उसका मैटर है, तो निश्चित रूप से वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के अंतर्गत ये आपके बिंदु यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो देखो, पूर्व वैज्ञानिक काल 400 BC से लेकर 1878 AD तक का माना जाता है, जिसमें निम्नलिखित दार्शनिक हुए। इनको दार्शनिक कहा जाएगा, इनको मनोवैज्ञानिक आप नहीं कह सकते। और वैज्ञानिक काल के बाद में जो आपके सामने मनोविज्ञान की परिभाषाएं देने वाले विद्वान आते हैं उनको आप मनोवैज्ञानिक का नाम दे सकते हो। अब देखो, पूर्व वैज्ञानिक काल में एक हुआ प्लेटो, जिसने कहा आत्मा ही परमात्मा है। अतः कोल्सनिक ने तो इसी को मनोविज्ञान का जनक कर दिया इस कोटेशन के आधार पर ही। दूसरा एक कौन सा, अरस्तु। अरस्तु को प्राचीन काल में मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और जो तीसरा है, इस तीसरे व्यक्ति का नाम हिप्पोक्रेटस, जिसने सबसे पहले शरीर क्रिया के आधार पर या रस के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। वो कौन था, हिप्पोक्रेटस। फिर यहाँ पर आ जाता है चौथा, सेल्डन, इसने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। ऑगस्टाइन, देकार्ते और रूसो। रूसो जो है इसने बहुत तगड़ा कोटेशन दिया था, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के जनक। यानी शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के जनक कौन थे, तो आंसर आता है रूसो। रूसो की एक पुस्तक है जिसका नाम है एमाइल। एमाइल में इसने ये लिखा था कि नवजात शिशु एक पूरा कागज होता है, ऐसा कुछ कोटेशन इसने दिया था। तो वो आप आगे जाकर और भी आपके विस्तार से पढ़ेंगे और इन सब का तो अपन अध्ययन करेंगे ही सही। तो यहाँ तक का जो बिंदु था, ये तो सारी की सारी चीज़ें अपने पहले हो चुकी, जिनको 13 मिनट में मैंने आपको कंप्लीट करवाया। इससे पहले मैंने 2 क्लासों में इसको लगभग 1 घंटे से भी अधिक समय में विस्तार से पढ़ाया है। दोहरान करने का एक ही कारण है कि नए विद्यार्थी जो जुड़ रहे हैं वो कंटिन्यूस क्लास से जुड़ सकें। पूरी तरह से क्लास से जुड़ने के लिए पहले वाले वीडियो को आप देखें, उसमें पूरा समझ में आएगा। और इसके आगे इसको अपन कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साहब, अब आज की क्लास का जो मुख्य बिंदु है वह अब यहाँ से स्टार्ट होता है, मनोविज्ञान का बदलता स्वरूप। तो देखो, मनोविज्ञान जो है, इस मनोविज्ञान का जन्म तो हालांकि सन 1600 में हुआ, जिसको कहते हैं अपन 17वीं सदी। लेकिन सन 1600 से पहले यूनानियों के द्वारा 400 BC पूर्व ही इसका अध्ययन प्रारंभ कर दिया गया था। और मनोविज्ञान जो है इसको महसूस किया जाने लगा था और धीरे धीरे एक विषय के रूप में इसका उदय हुआ। और वर्तमान समय में प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को व्यवहार को समझना, उसके भावनाओं को अनुभव करना वर्तमान में बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा कि अभी IPL चल रहा है और इस IPL के गेम में आपने एक टीम को देखा, चेन्नई सुपर किंग, बहुत ही तगड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उस टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बहुत बुरी तरह से गिरा हुआ है और उनका जो मनोवैज्ञानिक उनके साथ जुड़ा हुआ है वो उनको पूरी तरह से टच नहीं कर पा रहा और टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। बस यही मनोविज्ञान है कि किसी ने अगर किसी की भावना और व्यवहार को समझकर उसको उचित प्लेटफॉर्म दे दिया तो निश्चित रूप से वो पूरी क्षमताओं के साथ बाहर आता है। और हम पूर्ण प्रयास करेंगे इस दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कि आपके व्यवहार, भावनाएं और आपकी आवश्यकताओं को समझते हुए ऐसा मैटर उपलब्ध करवाया जाए जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंचो और आपका वो कमेंट
जो ये लिखा हुआ हमें मिलेगा कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ, इसमें आपका कुछ योगदान है, तो वो सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यहाँ के टीचर्स के लिए होगी। तो आगे जोड़ता हूँ मैं अगले बिंदु से। तो देखिए, टॉपिक लिखा हुआ है मनोविज्ञान का बदलता हुआ स्वरूप। बहुत आसानी से समझना इसको। 16वीं सदी तक 16वीं सदी तक का आशय हो गया कि जब से मनोविज्ञान को पढ़ा गया तब से लेकर 16वीं सदी तक, यानी 34 BC से इसका अध्ययन प्रारंभ हो गया था। तो 34 BC से लेकर सन 1600 तक के समय को अगर जोड़ें तो लगभग यहाँ पर कितना समय हो गया, 2000 वर्ष की बात हो गई। 2000 वर्ष तक इस मनोविज्ञान को जो टैग दिया गया, जो उपमा दी गई, वह दी गई थी आत्मा का विज्ञान। अर्थात मनोविज्ञान को 2000 साल तक क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान, क्योंकि उस समय इसको यूनानी साइकोलॉजी के नाम से जानते थे। और आत्मा का विज्ञान कहने वाले जो विद्वान थे वह सारे के सारे कहाँ से, कौन से देश से बिलोंग करते थे, यूनान। प्राचीन समय में ज्ञान और विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र यूनान हुआ करता था। और ये जो यूनान है, इस यूनान को वर्तमान समय में ग्रीक के नाम से जाना जाता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यूनान सबसे बड़ा केंद्र था ज्ञान विज्ञान का, तो फिर वर्तमान समय में यूनान इतना विकसित राष्ट्र क्यों नहीं है। इसका कारण यह है कि यूनानियों के द्वारा ज्ञान की खोज तो की गई, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से उन्होंने अपने जीवन में उसको काम में नहीं लिया और वो पीछे रह गए। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो और नोट्स बना रहे हो, और नोट्स आपने बनाने हैं लेकिन आपने उनको अपने दिमाग में नहीं उतारा, दूसरा कोई जेरोक्स करवा के उसको पढ़ा, तो सिलेक्शन जेरोक्स करवा के अच्छी तरह से पढ़ने वाले का हो जाएगा, अगर आपका नहीं होगा। इसलिए यूनान का नाम वर्तमान में थोड़ा कम सुनने को मिलता है। ये जो यूनानी थे, इसमें एक तो डेमोक्रेट्स, प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते आदि का नाम आता है। इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा, आत्मा का विज्ञान कहा। 16वीं सदी तक आत्मा का विज्ञान इसे माना गया। अब साहब आत्मा का विज्ञान इसे कह तो दिया, लेकिन जो आलोचक थे उन्होंने पूछा कि आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा कैसी होती है, इसका कैसा स्वरूप होता है, और आत्मा का विज्ञान इसको किस प्रकार से कहा जा सकता है। तो ये आत्मा को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाए, और आत्मा को पूरी तरह से परिभाषित नहीं करने के कारण मनोविज्ञान को 2000 साल बाद में आत्मा का विज्ञान कहने से नकार दिया गया। अर्थात तो 2000 साल तक, 16वीं सदी तक की बात करें तो इसे आत्मा का विज्ञान कहा, और 17वीं सदी में इसे दूसरा नाम मिला और वो था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। यहाँ से बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके, लेकिन इस आरेख से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उनकी बात अपन यहाँ पर करेंगे। देखिए साहब, पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कब तक कहा गया, कहाँ के विद्वानों ने कहा और उनमें कौन कौन थे। दूसरा क्वेश्चन बनता है 17वीं सदी तक इसको क्या कहा गया। 17वीं सदी में इसे कहा गया मन या मस्तिष्क का विज्ञान, और ये कहा गया पैम्पोनोजी। पैम्पोनोजी मुख्य विद्वान था जिसने इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। उसके अलावा इसका जो समर्थन करने वाले थे या कुछ अधूरी परिभाषाओं में इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान करने वाले थे, उसमें नाम आता है लोक, लिबनीज और हॉब्स। इन सबके द्वारा मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। अब देखो यहाँ पर भी वही बात आती है कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान इसको कहेंगे, तो मन कैसा होता है, कहाँ तक कहाँ रहता है, मस्तिष्क में कैसी क्रियाविधि होती है, इन सारी चीज़ों को ये स्पष्ट नहीं कर पाए और आगे जाकर इसको मन या मस्तिष्क के विज्ञान के नाम से भी नकार दिया गया। हालांकि मन को पूरी तरह से स्पष्ट किया था सन 1900 में सिगमंड फ्राइड के द्वारा, जिसने 3 प्रकार के मन बताए थे, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। लेकिन यहाँ पर भी इसकी खंडना हुई। अब 18वीं सदी में इसको कोई नाम नहीं दिया गया। 19वीं सदी की बात करें तो 19वीं सदी में, यानी कह सकते हो आप लगभग 1875 से और 1905 तक का ये जो समय है, 1875 से 1905 तक के समय में इसको कहा गया चेतना का विज्ञान। पीछे अपन ने पढ़ा था कि मनोविज्ञान का ये जो काल है, ये काल वैज्ञानिक काल आ गया 1879 के बाद में। इससे पहले का काल पूर्व वैज्ञानिक काल कहला रहा था। तो यहाँ पर 1900 सदी तक
1875 से 1905 तक सबसे कम समय तक इसको क्या नाम दिया गया? चेतना का विज्ञान। यहाँ पर 2000 वर्ष तक क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान। चेतना का विज्ञान कहने के पीछे रीजन ये थे क्योंकि यहाँ पर ये जो विलियम वुंट नाम आपको नजर आ रहा है, इस विलियम वुंट के द्वारा 1879 में 79 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। कहाँ की थी ये मैं आपको पूर्व में बता चुका। एक देश है जर्मनी, जर्मनी का एक शहर है लिप्जिंग। विश्वविद्यालय कौन सा? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। वहाँ पर इसने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। और इस विलियम वुंट ने यहाँ पर मन की संरचना पर अध्ययन किया और मन की संरचना पर अध्ययन करते हुए चेतना जो है उस पर अधिक जोर दिया गया और इसी चेतना को स्पष्ट किया विलियम वुंट का एक शिष्य था उसके द्वारा। और उस विलियम वुंट के शिष्य ने, जिसका नाम आपने सुना होगा, टिचनर, इस टिचनर के द्वारा उसको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया। और सर्वप्रथम इस मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान करने वाले कौन थे? विलियम वुंट। इसी विलियम वुंट के द्वारा संरचनात्मक संप्रदाय दिया इस विलियम वुंट ने। अब इस विलियम वुंट ने चेतना का विज्ञान जो कहा था, उस चेतना के विज्ञान का ही थोड़ा बहुत आलोचना करते हुए, चेतना को नए तरीके से परिभाषित करते हुए विलियम जेम्स नाम का एक विद्वान हुआ जो संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। विलियम वुंट कहाँ के थे? विलियम वुंट थे साहब जर्मनी के। और विलियम जेम्स कहाँ के थे? ये थे USA। अमूमन अपन विलियम वुंट को विलियम वुंट पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इसका नाम है वह है विल्हम वुंट। हालांकि इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वुंट नाम का एक ही विद्वान हुआ, लेकिन फिर भी आपको विशेष ध्यान रखना है ये विल्हम वुंट है और ये विलियम जेम्स है। अब इस विलियम जेम्स के द्वारा 1875 में मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम प्रकाशित किया साहब। पाठ्यक्रम जो है, इस पाठ्यक्रम को प्रकाशित करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? विलियम जेम्स था। प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? प्रयोगशाला को स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था, उस प्रयोगशाला की स्थापना करने वाला व्यक्ति था कौन? विलियम वुंट। और विलियम जेम्स ने क्या बना दिया था 1875 में? पाठ्यक्रम। इसी विलियम जेम्स के द्वारा आगे जाकर इस मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी 1890 में। और 1890 में इनके द्वारा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी, जो मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे पहली पुस्तक मानी जाती, विशेष रूप से मनोविज्ञान की। और ये अमेरिका में प्रोफेसर हुआ करते थे विलियम जेम्स। इसके द्वारा इसका पाठ्यक्रम जो है, इस पाठ्यक्रम पर क्या लिखी? पुस्तक भी लिखी और इस पुस्तक के माध्यम से इसको अध्ययन भी प्रारंभ किया। इन सबका समर्थन करने वाले थे जिसमें नाम आ जाता है टिचनर, वाइब्स और जेम्स ली। अब देखो अपन यहाँ तक पहुँच गए साहब, इस जगह तक। देखिए आप इधर 16वीं सदी तक मनोविज्ञान को क्या कहा? आत्मा का विज्ञान। स्क्रीन पर देखिए, मेरे साथ साथ दौरान करते जाइए आप लोग। और इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था उसमें पढ़ा था मनोविज्ञान का विकास, पूर्व वैज्ञानिक काल और एक वैज्ञानिक काल। वैज्ञानिक काल में परिभाषाएं आती है, अच्छी तरह से उसको स्पष्ट किया जाता है। और अभी जो बात कर रहे हैं अपन, वो मनोविज्ञान का बदलता स्वरूप, जिसमें देखिए 16वीं सदी तक मनोविज्ञान को क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान। करने वाले कहाँ के थे? यूनान के थे। कौन कौन थे? डेमोक्रेट्स, प्लेटो, अरस्तु और देकार्ते थे। सुकरात का भी नाम इसमें जोड़ते हैं, लेकिन सुकरात के द्वारा मनोविज्ञान से संबंधित कोटेशन नहीं कहा, लेकिन सुकरात ने एक बहुत ही शानदार परिभाषा दी थी जिसमें दर्शन का सार छिपा हुआ है। इसमें कहा गया था सुकरात के द्वारा कि मनुष्य को भगवान को समझने से पहले स्वयं को समझना चाहिए। अब मनुष्य स्वयं को समझेगा तो उसको अपना व्यवहार समझना पड़ेगा, उसको अपनी अनुभूति, अपना प्रेजेंटेशन सुधारना पड़ेगा। यानी मनुष्य ने अगर खुद को समझ लिया तो बचता ही क्या है, और खुद को समझने के लिए उसका मनोवैज्ञानिक होना बहुत ही आवश्यक है। तो इनडायरेक्टली जो सुकरात है वह भी प्राचीन काल में मनोविज्ञान का एक प्रमुख दार्शनिक बोला जा सकता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपने एक नाम, कौन सा? सुकरात। दूसरा देखो लिखा हुआ है प्लेटो। प्लेटो ने क्या कहा था? आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा की बात करने वाला पहला दार्शनिक प्लेटो हुआ। और इसीलिए कोल्सनिक तो
प्राचीन काल में मनोविज्ञान का जनक किसको बता देता है? प्लेटो को बता देता है। दूसरा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके अरस्तु। अरस्तु ने भरसक प्रयत्न किए, अतः प्राचीन काल में मनोविज्ञान का जनक कौन था? अरस्तु। ये तो बात हो गई प्राचीन काल की, यानी प्राचीन काल कौन सा? पूर्व वैज्ञानिक काल। लेकिन यहाँ कौन सा काल लिखा हुआ है? देखो इधर, यहाँ लिखा हुआ है आपके वैज्ञानिक काल। अब वैज्ञानिक काल में मनोविज्ञान का जनक कौन था? ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा विवादित क्वेश्चन बन जाता है साहब, और इसका विश्लेषण करना और इसका निर्धारण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कैसे? जैसे कुछ विद्वान बताते हैं कि साहब आधुनिक काल में विल्हम वुंट ने प्रयोगशाला की स्थापना की तो यही मनोविज्ञान का जनक होना चाहिए। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं साहब, प्रयोगशाला से पहले 1875 में सिलेबस बना दिया था इसका। किसने? विलियम जेम्स ने, और पढ़ाया भी इसी ने था, और किताब भी पहले इसी ने लिखी थी, तो ये होना चाहिए। अब ये हो गई विद्वानों की लड़ाई, तो अपने को विद्वानों की लड़ाई में नहीं पड़ना है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक काल में मनोविज्ञान का जनक कौन है, और वुंट साहब और विलियम जेम्स दोनों ऑप्शन में हो, तो अपन पहला आंसर विलियम जेम्स करेंगे, और ये नहीं हो तो विलियम वुंट करेंगे। बात समझ में आ रही होगी। आगे बात करें, अगर मान लो आरएस में आपके प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिक के योगदान के बारे में प्रमुख योगदान किसने दिया, तो वहां पर आप पहले विलियम वुंट को लिखोगे, क्योंकि इसने प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो यहां तक की बात अपनी हो गई। 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान साहब इसको कहा। अब देखो, मनोविज्ञान के विकास को अपन पढ़ रहे हैं। विकास को कहां से पढ़ा अपन ने? विकास को पढ़ा तो देखो, सबसे पहले जो सन याद रखने हैं उन सन की बात करें अपन, आपको जो कुछ कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ फैक्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फैक्ट के आधार पर पहला जो सन याद रखना है आपको, रखना है 1590। 1590 में एक विद्वान था जिसका नाम था, जिसने मनोविज्ञान जो शब्द है साइकोलॉजी, उस साइकोलॉजी शब्द को देने वाला व्यक्ति था। उसको विस्तार से चलो अपन आगे पढ़ लेंगे। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि एक तो सन 1600, ये जो सन 1600 है, इस सन 1600 में जो मनोविज्ञान को पहले दर्शन शास्त्र के साथ पढ़ा जाता था, इस दर्शन शास्त्र से अलग करके एक सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। कब? सन 1600 में। यानी आप कह सकते हो कि मनोविज्ञान का एक विषय के रूप में जन्म कब हुआ, तो आंसर क्या दोगे आप? सन 1600 में। अब देखो, सन 1600 में यह मनोविज्ञान इससे अलग हो गया। आगे जाकर मनोविज्ञान की खूब सारी शाखाएं जो है उनका निर्माण हुआ। इसमें एक शाखा आ जाती है शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान जो है, ये शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। इस मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सन 1900 में। तो स्पेशली ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान की जननी तो कौन हुई? मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान की जननी कौन हुई? दर्शन शास्त्र। बात समझ रहे हो? शिक्षा मनोविज्ञान की जननी कौन? मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान कौन से सन में अलग हुआ? सन 1900 में। और मनोविज्ञान कब अलग हुआ? सन 1600 में। और किससे अलग हुआ? दर्शन शास्त्र से। फिर आपने अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सन लिखा था 1875। 1875 में इसका पाठ्यक्रम जो है, इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। और इसका जो पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम बनाने वाला कौन था? अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, विलियम जेम्स के द्वारा इसका पाठ्यक्रम निर्माण किया गया। फिर आपको सन याद रखना है 1879। तो बताइए 1879 में किसकी स्थापना की थी? प्रयोगशाला की स्थापना की गई। और ये जो प्रयोगशाला है, इस प्रयोगशाला की स्थापना करने वाला कौन था? विल्हम वुंट था। विलियम वुंट कहाँ का था? जर्मनी का था। और ये जो जर्मनी है, इस जर्मनी में शहर कौन सा था? यहाँ पर शहर था साहब कौन सा? लिप्जिंग। यहाँ पर प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और लिप्जिंग में जगह कौन सी थी? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। फिर सन याद रखना है आपको 1890। 1890 में मनोविज्ञान को पढ़ाया गया साहब। और पढ़ाया गया कहाँ पर? सबसे पहले इसको यूएसए में पढ़ाया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और प्रथम प्रोफेसर और प्रथम पढ़ाने का लागू करने वाला था, उसका नाम था विलियम जेम्स
यहाँ तक के सन अपने हो गए। तो देखो पहला सन कौन सा, 1600, उसके बाद में 1875, उसके बाद में 1879, फिर यहाँ पर 1890, फिर आपको सन याद रखना है 1905। 1905 में एक विद्वान हुआ। 1905 से पहले एक सन जो है 1900 याद रखते हैं, हालांकि वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं था, लेकिन आगे जाकर मनोविज्ञान के क्षेत्र में उसने बहुत ज़्यादा क्रांति लेकर वह आया था, और वो है 1900। ये जो 1900 सन 1900 है, सन 1900 में एक विद्वान जो है उसके द्वारा मन के ऊपर कुछ परिभाषाएं दी। नाम सुना होगा आपने, सिगमंड फ्रायड। और 1900 में सिगमंड फ्रायड के द्वारा ये जो मन है, इस मन के 3 प्रकार बताए। आप अच्छी तरह से समझते होंगे। इसमें एक तो होता है चेतन, एक होता है अर्धचेतन, एक होता है अचेतन। 3 प्रकार के मन होते हैं अपने, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। जैसे आप पूरी तरह से निद्रा में हो, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो वो कहलाएगा अचेतन। आपको सब कुछ पता है तो वो कहलाएगा अर्धचेतन। जैसे आपने देखा होगा कि शादी ब्याह चल रही है, और उस शादी ब्याह में अगर मान लो कोई टिका लेता है, आप समझ रहे होंगे देसी भाषा में मैं बोलना नहीं चाहता, और उसको कुछ याद है कुछ याद नहीं है, तो वो स्थिति कौन सी होती है, अर्धचेतन की। और पूरी तरह से वह नशे में है, उसको कुछ भी पता नहीं है, वो डांस कर रहा है, जनरेटर के सामने ही नाच रहा है, तो वह है अचेतन की स्थिति। और आपको पूरा ध्यान है तो वह है चेतन की स्थिति। तो यहाँ पर देखिए सन 1900, ये जो सन 1900 है, इस सन 1900 के बाद में मनोविज्ञान को जो चेतना का विज्ञान बोला जा रहा था पहले, उस चेतना के विज्ञान का विरोध होने लगा। क्योंकि यहाँ पर चेतना का जो विज्ञान बोल रहे थे अपन, उसमें मन जो है उसके 3 प्रकार बता दिए, और यहाँ से विरोध प्रारंभ हुआ। और एक सन आता है कौन सा, 1905। इस 1905 को आप याद रखना। 1905 में एक विद्वान जो है जिसका नाम था मैकडूगल, इस मैकडूगल के द्वारा एक शब्द दिया, और शब्द दिया इन्होंने कौन सा, व्यवहार। व्यवहार शब्द जो है इनके द्वारा दिया गया, और किताब लिखी थी इन्होंने, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और उसमें चेतना के विज्ञान का बहुत ज़्यादा विरोध किया। और व्यवहार शब्द देने के बाद में 1905 के बाद सन याद रखना है 1912, इसमें मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया साहब। मनोविज्ञान को क्या कहा गया, व्यवहार का विज्ञान। और ये व्यवहार का विज्ञान करने वाला था जिसका नाम था जेबी वाटसन। देखिए साहब, यहाँ पर पहला सन लिखा अपन ने सन 1600, जिसमें सन 1600 में दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान एक अलग विषय के रूप में अलग हुआ। अर्थात आप कह सकते हो कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई, दर्शन शास्त्र से। विषय के रूप में कब हुई, सन 1600 में। मनोविज्ञान की जननी कौन है, दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान से किसका जन्म हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान का। कब हुआ, 1900 में। जनक कौन थे उनकी एक साथ बात करेंगे अपन। 18 मनोविज्ञान का सबसे पहले पाठ्यक्रम कब बनाया गया, 1875 में। बनाने वाला कौन था, विलियम जेम्स। प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में। किसके द्वारा स्थापित की गई, विलियम वुंड। कहाँ पर, जर्मनी में लिप्जिंग नामक स्थान पर स्थापित की गई। 1890 में सर्वप्रथम मनोविज्ञान को पढ़ाया गया। कहाँ पर, यूएसए में। पढ़ाने वाला कौन, विलियम जेम्स। प्रथम पुस्तक किसकी थी, विलियम जेम्स की। 1900 में मन जो है इसके 3 प्रकार बताए किसने, सिगमंड फ्रायड ने। और किसका विरोध होने लगा, इसमें विरोध होने लगा, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था, इसका विरोध होने लगा। तो देखो आत्मा के विज्ञान की बात कर चुके, मन या मस्तिष्क की बात हो चुकी, चेतना के विज्ञान की बात हो चुकी। अब इस चेतना का जब खंडन हुआ तब मनोविज्ञान को किस नाम से जाना गया, व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान कहा गया। और व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, जॉन ब्रांडुस वाटसन, जिसको कह सकते हैं अपन जेबी वाटसन। लेकिन यहाँ पर बहुत माइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर बाय द वे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले व्यवहार शब्द किसने दिया था, तो आपको आंसर देना होगा मैकडूगल।
व्यवहार शब्द जो है, इस व्यवहार शब्द को देने वाला प्रथम व्यक्ति तो है मैकडूगल, लेकिन मनोविज्ञान को व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है? उसको वाटसन के नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं वाटसन। तो देखिए जी, यहाँ पर बात हो रही है अपने व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। वुडवर्थ, स्किनर, इन सब के द्वारा इसका समर्थन किया गया। अतः मनोविज्ञान वर्तमान समय में व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान कहलाता है। अब इसको बहुत अच्छी तरह से इस वुडवर्थ ने परिभाषित किया। वुडवर्थ के द्वारा क्या कहा गया उसको समझना आप लोग। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को छोड़ा, फिर अपने मन या मस्तिष्क को त्यागा, फिर अपनी चेतना खोई और वर्तमान समय में किसको थामे हुए है? व्यवहार के दामन को थामे हुए है। ये परिभाषा बहुत सी बार रिपीट हो चुकी है, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखने अपने दिमाग में नोट कर लो कि वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के बदलते स्वरूप के ऊपर एक परिभाषा दी। इस परिभाषा में क्या कहा गया कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम किसको छोड़ा? आत्मा को, फिर उसके बाद में मन या मस्तिष्क को त्यागा, फिर अपनी चेतना खोई और वर्तमान में अपने व्यवहार का दामन थामे हुए है। ऐसे ही एक विद्वान है जिसका नाम है एबिंगहास। एबिंगहास, ये एबिंगहास या एबिंगहास जो है, इसने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो है, इस मनोविज्ञान का अतीत तो लंबा है लेकिन वर्तमान छोटा है। देखो यहाँ से 16वीं सदी से पहले का इसको क्या माना जाएगा? अतीत माना जाएगा। यानी इसका अतीत कितना हो गया? 2000 साल का हो गया। और वर्तमान कितने साल तक का हो गया? अभी वर्तमान समय में सन 2500 चल रहा है, यानी कि 25वीं सदी चल रही है। तो इसका जो वर्तमान है वो 1600 से वर्तमान समय का आप निकाल सकते हो, तो बहुत छोटा है। तो वर्तमान छोटा और अतीत लंबा करने वाला तो कौन था? एबिंगहास। और किस को छोड़ा करने वाला कौन था? वुडवर्थ। तो यह बदलते हुए स्वरूप की अपन ने यहाँ पर बात की। देखिए एक बार वापस देखते हैं अपन इसी चीज़ को, वापस देखना। 16वीं सदी तक मनोविज्ञान को किस नाम से जाना गया? 16वीं सदी तक मनोविज्ञान को कहा गया आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान जो करने वाले थे वो कहाँ के थे? वो थे यूनान के। और कौन कौन थे? डेमोक्रेट्स, प्लेटो, अरस्तु और देकार थे। 17वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले जो व्यक्ति थे उनमें पेम्पोनोजी, लोक, लिबनिज और हास। फिर उसके बाद में 19वीं सदी में इसको क्या कहा गया? चेतना का विज्ञान। और चेतना का विज्ञान करने वाले व्यक्ति कौन थे? विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइब्स और जेम्स सली। और वर्तमान समय में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। अतः प्राचीन काल से वर्तमान समय के बदलते स्वरूप में ये वर्तमान में इसका वास्तविक अर्थ माना जाता है मनोविज्ञान का। और वर्तमान समय में मनोविज्ञान की खूब सारी शाखाएं हो जाती है। इसी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को पूछता हूं मैं और आप कोशिश करना अपने दिमाग में आंसर देने की। प्राचीन काल में मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, कोल्सनिक के अनुसार प्लेटो। वर्तमान समय में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। वर्तमान में मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। तो बताइए सबसे कम समय तक कौन सा टेक चला या मनोविज्ञान की कौन सी परिभाषा सबसे कम समय तक स्थायी रही? तो उसमें नाम आएगा आपके चेतना का विज्ञान। सबसे अधिक समय तक क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान। अब देखो 1905 जो है यहाँ पर, ये 1875 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें पाठ्यक्रम बना और 1890 में इसको पढ़ाया गया। लेकिन इस 1890 से 1905 के मध्य में मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं होने के कारण ये जो काल है 1890 से 1905 के मध्य का,
इसे कहा जाता है मनोविज्ञान का बंजर काल। प्रश्न पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का बंजर काल कौन सा है? वो कराएगा 1890 से 1905 के मध्य के काल को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का बंजर काल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाए आपसे कि सबसे पहले व्यवहार शब्द देने वाले कौन थे? तो सबसे पहले व्यवहार शब्द को देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? मैकडूगल। अधिकांशतः व्यवहारवाद आ गया तो जेबी वाटसन, लेकिन व्यवहार शब्द देने वाले थे वो मैकडूगल। व्यवहारवाद देने वाले कौन थे? जेबी वाटसन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने वाले भी कौन थे? जॉन ब्रांडस वाटसन यानी जेबी वाटसन। तो ये जवानों, ये बदलता स्वरूप अपन ने यहाँ पर पढ़ा, आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो देखिए आप, अभी तक की जो यात्रा रही अपनी पहले टॉपिक की, वो यहाँ से शुरू की थी अपन ने, जिसमें अपन ने सबसे पहला जो बिंदु शिक्षा पढ़ा, शिक्षा का अर्थ वो और शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के घटक अपने हो चुके। मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ा, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, मनोविज्ञान का विकास कितने कालखंडों में बांटा गया, और मनोविज्ञान का बदलता स्वरूप, यहाँ तक की कहानी अपने हो चुकी है। आगे की बात करें अपन, कुछ सन आपको याद रखने, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि सन 1600 में सर्वप्रथम मनोविज्ञान एक विषय के रूप में अलग हुआ और इसकी जननी कौन सी कहलाई? दर्शन शास्त्र। इससे पहले एक सन पढ़ते हैं अधिकांशतः 1590, और 1590 में जो साइकोलॉजी शब्द था आधुनिक समय में, वो साइकोलॉजी शब्द देने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था रुडोल्फ गोइकले। रुडोल्फ गोइकले के द्वारा सर्वप्रथम लिखित रूप में साइकोलॉजी शब्द दिया था। इनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था साइकोलॉजिया, उसमें यह शब्द यहाँ पर आधुनिक समय में दिया गया था रुडोल्फ गोइकले के द्वारा। तो सन याद रखें 1600, इससे पहले 1590, 1895 में पाठ्यक्रम, 1889 में प्रयोगशाला, 1890 में इसको पढ़ाया गया, 1900 में मन के ऊपर विचार दिए, फिर 1905 में व्यवहार शब्द दिया, 1912 में व्यवहारवाद आया। इसके आगे की बात अब अपन करते हैं। तो देखिए, भारत में मनोविज्ञान जो है, इस भारत में मनोविज्ञान से संबंधित क्या इतिहास रहा है उसकी बात करें। देखो, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर भावनाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, व्यवहार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एक टॉपिक है आपके साइकोलॉजी में, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या होता है इसकी संक्षेप में बात करेंगे, क्योंकि भारत में मनोविज्ञान के क्षेत्र को जोड़ने के लिए इसको पढ़ना जरूरी है। व्यक्तित्व जो है, इसके दो पक्ष होते हैं, एक तो बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य पक्ष जो होता है उसमें शारीरिक संरचना को शामिल किया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं पर्सनालिटी, यानी शरीर की बनावट, रंग, रूप, चेहरा, ये पर्सनालिटी है जो बाह्य पक्ष से संबंधित है। आंतरिक पक्ष में व्यक्ति के विचार, उसके गुण आदि को शामिल किया जाता है। अपन ने भारत में व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष को अधिक महत्व देते हैं और पाश्चात्य संस्कृति में बाह्य पक्ष को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो वहाँ पर्सनालिटी अच्छी होती है, लेकिन व्यक्ति जो है उसके अंदर वाले गुण सही नहीं हो तब भी चलता है। अपने यहाँ पर व्यक्तित्व का अर्थ आंतरिक पक्षों से समझा जाता है, और मनोविज्ञान में जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो आंतरिक गुणों का किया जाता है। प्राचीन काल से ही अपने यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हुए और मनोविज्ञान को काम में लिया गया। आपने नाम सुना होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक उदाहरण हैं। उससे पहले की बात करें तो श्री कृष्ण द्वारा रचित गीता जी, उसमें तो बहुत ही शानदार मनोविज्ञान को काम में लिया गया है। एक ही कोटेशन में व्यक्ति के दिमाग से सारी टेंशन खत्म कर देता है। जैसे आप क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, इतने में व्यक्ति की टेंशन खत्म हो जाती है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो ये सारे जो उदाहरण हैं ये मनोविज्ञान के ही देखे गए हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत सारे युद्ध भारतीयों ने जीते हैं। लेकिन लिखित रूप की बात करें आधुनिक काल की, जहाँ से अपन अध्ययन करते हैं, जहाँ से अपने प्रश्न बनते हैं, उसकी बात करें तो उस मनोविज्ञान के विकास के कालखंड में आपको कुछ सन याद रखने पड़ेंगे जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ऑथेंटिक किताब के द्वारा लिए गए आंकड़ों के आधार पर ये आंकड़े पेश किए गए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मतभेद देखे गए हैं, लेकिन जो आपके सामने सन लिखे हुए हैं निश्चित रूप से वह ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं, जो पूरी तरह से प्रमाणित हैं भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा। तो देखो, भारत में मनोविज्ञान का जो विकास है, उस भारत में मनोविज्ञान के विकास का सबसे पहला जो सन स्टार्ट होता है
वो होता है 1905। यहाँ से आपके प्रश्न नहीं आएगा 1905 में, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो अंडरलाइन किए जाएंगे, जो जिस पे फोकस दिया जाएगा, उसी को आपको याद रखना है। 1905 में भोजेंद्रनाथ सील ने प्रायोगिक मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया। पाठ्यक्रम ही तैयार किया था, यहाँ पर अध्ययन प्रारंभ नहीं हुआ था। बाहर से पढ़ के आए थे और पाठ्यक्रम इनके द्वारा बना लिया गया। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है, इस जगह से, कि भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की कक्षा कहाँ पर लगी, और जो कक्षा लगी थी उसमें पढ़ाने वाले कौन थे। ये पहला क्वेश्चन बनता है साहब। तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन किया गया। तो पहला क्वेश्चन बना कि भारत में मनोविज्ञान को कब पढ़ा गया, 1915 में। कहाँ पढ़ा गया, कलकत्ता में, और किसके अंतर्गत, दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत। अब कुछ किताबें यहाँ पर ये लिख देती है कि 1915 में ही इस दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत इसकी प्रयोगशाला की स्थापना कर दी गई थी। और यह प्रश्न अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन निश्चित रूप से पूछने लायक है कि भारत में प्रथम प्रयोगशाला जो है, इस प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आधुनिक प्रयोगशाला जो स्थापित हुई थी वो कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। और कब हुई थी, 1954 में हुई थी। लेकिन कुछ किताबें यहाँ पर भी उसका उल्लेख करती है जो पूरी तरह से सही नहीं है। तो भारत में मनोविज्ञान को कब पढ़ा गया, 1915 में। अब देखो, मैं यहाँ पर जिस पर अंडरलाइन कर रहा हूँ उसके आधार पर याद रखना आप। विभाग, विभाग के बाद में बात करते हैं अपन एसोसिएशन, यानी कि संघ। प्रश्न पूछा जाए कि भारत में मनोविज्ञान को कब पढ़ा गया, तो 1915 में पढ़ा गया। कहाँ पढ़ा गया, कि कलकत्ता में पढ़ा गया। और कौन से डिपार्टमेंट के तहत पढ़ा गया, तो दर्शन शास्त्र के साथ पढ़ा गया। बात की जाए कि सबसे पहले भारत में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई, तो आपको सन याद रखना है, 1916। और कहाँ हुई थी, कोलकाता में हुई थी। विभागाध्यक्ष कौन बने थे उस समय, प्रोफेसर SN सेन गुप्ता प्रथम विभागाध्यक्ष थे। और यही जो विभागाध्यक्ष हैं, इनके द्वारा ही सबसे पहले 1915 में मनोविज्ञान को भारत में पढ़ाई था। फिर उसके बाद में 1922 में प्रोफेसर गिरिंद्र शेखर बोस को विभागाध्यक्ष बनाया गया, जो भारत में प्रथम PhD करने वाले व्यक्ति थे। प्रश्न बनता है कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान में PhD करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आंसर आ जाता है गिरिंद्र शेखर बोस। और प्रथम पढ़ाने वाले कौन थे, तो आंसर आएगा आपके SN सेन गुप्ता। बात समझ रहे हो, 1915 में पढ़ाया गया था, पढ़ाने वाले SN सेन गुप्ता थे। विभाग जो बनाया गया था 1916 में, और प्रथम PhD धारी कौन थे, गिरिंद्र शेखर बोस। एसोसिएशन या संघ की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1924 में, जिसको नाम दिया गया इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना। और पहली जो पत्रिका निकाली थी वो कब निकाली थी, 1925 में। और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की, जिसको कहते हैं अपना प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की जो शाखा खोली थी वो सबसे पहले 1938 में, और वो भी कहाँ खोली थी, कलकत्ता में ही। और प्रयोगशाला कब, 1954 में। साइकोलॉजिकल इंडिया की स्थापना जो की गई थी वो 1989 में। और गुड़गांव में ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई थी। तो इन सन में से प्रश्न पूछे जाने की संभावना इसलिए बनती है क्योंकि अभी तक यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। तो ये तो जवानों बात हुई अपने अभी तक के मैटर की। आज इतना ही पढ़ेंगे, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। पहला ही टॉपिक अभी अपने चल रहा है और इस पहले टॉपिक में कुछ बिंदु आपके बाकी बचे हुए हैं। भारत में मनोविज्ञान का विकास आप पढ़ चुके हो। अभी तक अपन ने शिक्षा शब्द को पढ़ा, मनोविज्ञान को विस्तार से पढ़ा। अब मनोविज्ञान से एक शाखा अलग होती है, वह है शिक्षा मनोविज्ञान। उस शिक्षा मनोविज्ञान की ओर अपन चलते हैं। ये अपनी तीसरी क्लास थी और साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको प्रत्येक क्लास को देखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और निश्चित रूप से माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपके अधिकांश कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। थ्योरेटिकल नोट्स भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। हमारा मकसद है
बिना फालतू की बातें करते हुए आपका समय का सदुपयोग हो, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट केवल सब्जेक्ट पर ही बात करें और उसके माध्यम से आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा है। तो आप जुड़े रहिए दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपको क्लास पसंद आती है, मैटर पसंद आता है, तो इस मैटर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि माँ सरस्वती का भंडार जो है, इसकी एक विशेषता है कि ज्ञान को जितना बांटोगे उतना ही ये बढ़ेगा। हालांकि संकीर्ण सोच रखने वाले ये सोचते हैं कि अपन ने जो पढ़ा है किसी और को अगर भेज दिया तो वो अपने से आगे निकल जाएगा। तो ध्यान रखना, इनडायरेक्टली माँ सरस्वती आपको और भी बहुत सारी विद्याओं को गुप्त रूप से आप तक पहुंचाएगी। आप जिनको ज़रूरत है इस मैटर की, उस तक इसको पहुंचाओ और आप भी इसका पूरा फ़ायदा उठाओ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।